अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। आज की वीडियो रहेगी द लेगेसी ऑफ अल सऊद फैमिली, 7 सऊदी किंग के बारे में जिनकी रूलिंग तकरीबन 100 इयर्स प्लस की है और ये वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ भी कहा जाता है। तो आज हम कवर अप करेंगे ये 7 किंग्स के हिस्ट्री, बैकग्राउंड और इनके दौर में क्या क्या नई चीजें आए, क्या बुराई हुई, क्या अच्छाई हुई, ये सब हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नए हैं चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं एंड हबीबी यला अबसुरा। पहले वाले किंग है अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद। ये इनका टर्म रहा 1932 से लेके 1953 तक। 1902 में अब्दुल अजीज अल सऊद रियाद रिकैप्चर करे थे, जो कि था अल सऊद का डायनेस्टी का फॉर्मर कैपिटल। और इसके आगे नजद, अल हसा, जबल शमार, हेजाज, जो कि लोकेशन है 2 मुस्लिम सिटीज का, विद इन द ईयर ऑफ 1913 टू 1926। इनके दौर में जो कैप्चर्ड लैंड थी उसे कहा जाता था किंगडम ऑफ नजद एंड हेजाज। इनके दौर में ऑयल की डिस्कवरी हुई, ऑयल का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, जो कि एग्जैक्टली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद था 1938 में। ये वालिद थे बहुत सारे बच्चों के, इंक्लूडिंग 45 ऑफ हिज सन्स, जो कि बाद में किंग्स बने थे सऊदी अरेबिया के। अब्दुल अजीज की फैमिली पावर में थी पूरे सेंट्रल अरेबिया में तकरीबन पिछले 130 साल से। सऊदी फैमिली बहुत सारे अटेम्प्ट की अरेबियन पेनिनसुला, एमिरेट ऑफ दियारिया, एमिरेट ऑफ दिरिया और द फर्स्ट सऊदी स्टेट, मगर इसका डिस्ट्रक्शन हो चुका था ऑटोमन आर्मी से इन द ऑटोमन सऊदी वॉर अर्ली 19th सेंचुरी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ समय बाद अब्दुल अजीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखती है और ये ट्रीटी बनाती है दिसंबर 1950 में, जिधर ये कहती है कि द लैंड्स ऑफ हाउस ऑफ सऊद, जिधर ये मदद करेगी सऊद को एक परफेक्ट डेवलप्ड सऊदी स्टेट एस्टैब्लिश करने में। एक मेन रीजन अब्दुल अजीज का जो उनके लोगों में मशहूर था उनकी जेनरोसिटी के लिए, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस बनाया था और उसका नाम रखा था तुलैम और द होस्ट, जिधर ये गरीबों को खाना खिलाते थे, चावल, गोश्त और बहुत सारे किस्म के खाने। यहाँ पे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी थी, मगर अब्दुल अजीज और ज्यादा अपने लोगों को एड दिया करते थे, रॉयल किट्स दिया करते थे, जिसमें आम सा राशन हुआ करता था। इनके ऊपर भी कई सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए थे, क्योंकि विद इन द रॉयल फैमिली लोग एक तरीके का रिवोल्ट कर रहे थे और इन्होंने प्रिंस सऊद को मेजोरिटी इनके ड्यूटीज दे दिए, जो कि बाद में किंग बने और खुद ताइफ में जाके पनाह लेके वहां पे अपनी जिंदगी गुजार। अब हम मूव ऑन होते कि किंग सऊद के पीरियड में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टार्ट ऑफ सऊद डायनेस्टी हुई थी। अब हम आते हैं कि किंग सऊद के दौर में क्या क्या चीजें हुई। दूसरे किंग थे सऊद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। इनका दौर था 1953 से लेके 1964 तक। ये दूसरे बेटे थे किंग अब्दुल अजीज के। बड़े भाई का इंतकाल होने पर इनके वालिद साहब ने इन्हें क्राउन प्रिंस बना दिया था 1933 में। ये अपने फादर की आर्मी में एक बहुत बड़े कमांडर थे। इन्होंने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एस्टैब्लिश करने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ था और ये अपने फादर को कई नेबरिंग कंट्रीज में रिप्रेजेंट करते थे। सऊदी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और फर्स्ट स्टेट बजट बनाने में इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ था। 1952 में इन्होंने सऊदी सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश किया था। किंग सऊद के फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे और कुछ प्लान्स ये थे इन्होंने फॉर्म किया था। फर्स्ट है सऊदी अरेबिया नेवल ट्रांसपोर्ट, दूसरा है फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इन मक्का। स्विस क्राइसिस की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को इन्होंने ऑयल सप्लाई का बैन कर दिया। इन्होंने सऊदी अरेबिया को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एक मेंबर बना दिया था और इन्होंने सऊदी अरेबिया में किंग सऊद यूनिवर्सिटी, एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया की एस्टैब्लिश किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी मौत सऊदी अरेबिया में नहीं, एथेंस ग्रीस में हुई थी 24 जनवरी के दिन। तो सऊद बिन अब्दुल अजीज उनके दौर में बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ गया था और इसके परेशानियों की वजह से इनके साथ के सौतेले भाई जो थे किंग फैसल, जिन्हें उस दौर में क्राउन प्रिंस बनाया गया था, तो मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी प्रिंस फैसल के नाम पे थी। अब यहाँ पे इनकी मौत के बाद ऑब्वियस सी बात है कि प्रिंस फैसल किंग बनने वाले थे, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस थे। अब यहाँ पे किंग फैसल के दौर में बहुत सारे शॉकिंग चीजें हुई, ये सुनिए।
तीसरे किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, इनका ड्यूरेशन था 1964 से लेकर 1975 तक। इनके अर्ली रूल में किंग फैसल ने एक चीज इशू की थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी सऊदी प्रिंस है और प्रिंसेसेस है, उनकी स्कूलिंग, उनके बच्चों की स्कूलिंग विद इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो, ना कि कोई अब्रॉड शहर में। यही चीज की वजह से पूरे अपर क्लास फैमिलीज के बच्चे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में ही पढ़ रहे थे। इनके दौर में बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन अटेम्प्ट्स हुए, नए नए लॉज आए, मीडिया आया और ये चीज पूरे दुनिया में बहुत तेजी से फैली। 1965 में सऊदी अरेबिया में फर्स्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हुआ था। यही थे जो सऊदी अरेबिया में फर्स्ट टीवी लाए थे। यहाँ पे क्या हुआ, आधे लोग सपोर्ट किए, आधे लोग खिलाफ बोले। आधे लोग बोले मॉडर्नाइजेशन के साथ है ये, आधे बोले कि ये फितना इंक्रीज कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। अब आगे देखिए अब क्या होता है। यहाँ पे एक जगह किंग फैसल की बहुत इज्जत बढ़ गई थी क्योंकि ये सऊदी अरेबिया के पॉलिसीज को मॉडर्नाइज कर रहे थे। दूसरी जगह बहुत अच्छा मैनेजमेंट इन्होंने संभाला मक्का और मदीना के लिए, और एक रेपुटेशन बन गया था क्योंकि ये ज़ायनिज़्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे। और इनके दौर में सऊदी अरेबिया की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई। 1969 में किंग फैसल के रूल के दौरान बहुत सारे कूप हुए। कूप मतलब एक तरीका रेवोल्यूशन जो कि अपने खुद के आर्मी के थ्रू होता है। जैसा आपने तुर्की में देखा था मिलिट्री कूप हुआ था, मिलिट्री वाले आके मतलब गवर्नमेंट गिराने की कोशिश करे। यहाँ पे एयरफोर्स वाले किंग फैसल के पावर को तोड़ने की कोशिश करे, मगर किंग फैसल के पास पावर रहा और जितने भी इनके रूलिंग के खिलाफ गए उन सभी को इन्होंने प्रोसिक्यूट किया। कम से कम 100 की तादाद में थे और सभी को प्रोसिक्यूट किया गया। 1975 में प्रिंस फैसल रॉयल पैलेस को गए थे रियाद में। वहां पे उन्होंने एक मीटिंग होल्ड की जिसे मजलिस कहा जाता है। इन्होंने अपने भांजे को रिकॉग्नाइज किया और अपना सर झुकाया क्योंकि वहां पे सऊदी में लोग भूसा एक दूसरे के फॉरहेड पे लेते हैं। और जैसा ही फैसल अपना सर देते भूसा के लिए, उनका नेफ्यू एक रिवॉल्वर निकालता और सीधा उन्हें 2 बार स्ट्राइक करता उनके सर में। तीसरा वाला शॉट मिस हो जाता और गन को दूर फेंका जाता। तो लेटर ऑन बहुत सारी चीज़ों के रिमर्स हुए। कहा जाता है कि इनका जो नेफ्यू इनको मारा वो इसलिए मारा क्योंकि किंग फैसल की वजह से फितना आ रहा था सऊदी में। दूसरी चीज़, इनके नेफ्यू को मेंटली इल बताया गया, प्रिजन में डाला गया और हत्या के नाम पे, और उन्हें भी प्रोसिक्यूट कर दिया गया। अब आप देखो, जब एक किंग पावरफुल होता है तो उस तक रीच होने के लिए इधर उनके आर्मी वालों को यूज़ करते या उनके फैमिली को यूज़ करते उन्हें ख़त्म करने के लिए। तो हैरानी की बात है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ये रॉयल फैमिली में शुरुआत से बगावत है उनके विद इन फैमिली मेंबर से। इनके रूलिंग के टाइम कोई प्रिंस को इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी। और इनके बाद बने थे किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ये बहुत ही सीधे साधे मॉडरेट किंग थे। इनकी भी स्टोरी बहुत अच्छी है और ये है द 4th किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। 4th किंग ऑफ सऊदी अरेबिया थे खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और इनका दौर था 1975 से लेकर 1982 तक। इनके दौर के स्टार्टिंग के 2 साल तक ये बहुत ही इनएक्टिव थे क्योंकि इनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। लेकिन जैसा जैसा इनकी हेल्थ ठीक होते जा रही थी ये वैसा वैसा एक्टिव होते जा रहे थे। किंग खालिद ने पहले इंटरनेशनल अफेयर्स से हट के डोमेस्टिक अफेयर्स मतलब अंदरूनी अपनी कंट्री के अफेयर्स से ज़्यादा डील किया। इन्होंने पहले अपने कंट्री का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंप्रूव किया। याम्बो और जुबेल में इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए। स्कूलिंग और एजुकेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज किया। 1980 में इनके दौर में अरामको को पूरा कंट्रोल में लेकर इन्होंने सऊदी अरामको के नाम से एस्टैब्लिश कर लिया। द ओनली ट्रिलियनियर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी, जो भी इसका ऑनर उन्हें द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बोलते हैं। अब जेफ बेजोस है, अगर देखा गया तो मोहम्मद बिन सलमान जी रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बनना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ से जो मदीना बिल्डिंग है हैदराबाद में, यहाँ से एक वक्त में पैसा जाया करता था। मतलब सऊदी अरबिया के बहुत बुरे कंडीशंस थे तो यहाँ से गोल्ड या माली चीज़ें यहाँ से भेजे जाते थे मदीना सिटी को, जो भी फंड्स रहते थे। तो ये चीज़ ये एहसास करते हुए किंग खालिद आते हैं हैदराबाद और निज़ाम से मिलते। मतलब वो एहसास याद रहता कि एक वक्त में यहाँ से पैसा आया करता था। अब जब से ऑयल निकला तो ये लोग बहुत फिल्थी रिच हो गए थे ये लोग। किंग सऊद के दौर में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसका नाम है मक्का अटैक। अगर आप नहीं देखे तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए मक्का अटैक की, जिधर खुद को एक आदमी इमामती क्लेम करते हुए अटैक कर देता। किंग खालिद बहुत परेशान हो गए थे। ये इनको समझ नहीं आया कि क्या करना। ये रियाद को गए, उलमा से पूछे कि क्या हम फोर्स यूज़ करना, तो उलमा भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोले कि करना या नहीं करना। बट लेटर ऑन जब दंगे फसाद शुरू हुए बहुत सारे दिनों के बाद उलमा ने बोला कि फोर्स यूज़ करो और इन्हें मार दो। तो बहुत लंबा सफ़र रहा। पाकिस्तानी आर्मी को उतारा गया था, फिर अंदर बेच के बहुत सारी तरीक़ों से उन लोग को पानी करंट वगैरह दे दे के मारा गया, निकाला गया। फिर वापस वो होली सिटीज़, होली साइट्स को वापस सऊदी अरेबिया ने रीगेन कर लिया था। और इनके बाद आते हैं 5th किंग और इनका नाम था फहद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। फहद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और इनका ड्यूरेशन था 1982 से लेके
2005 तक। किंग फहद ने इंट्रोड्यूस किया था बेसिक लॉ ऑफ सऊदी अरेबिया 1992 में। यही टाइटल अडॉप्ट किए थे कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क, रिप्लेसिंग फ्रॉम हिज मेजेस्टी। आज तक इसलिए किंग को कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क कहते हैं। इनके दौर में बहुत ज्यादा ऑयल प्राइस को डिक्रीज किया गया था और ऑयल रेवेन्यूज भी सऊदी अरेबिया में गिर गए थे, बट लेटर ऑन इन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया था। फहद एक बहुत बड़े सपोर्टर थे यूनाइटेड नेशंस के, फॉरेन एड के, और तकरीबन 5.5% सऊदी अरेबिया का नेशनल इनकम इन्होंने फंडिंग किया था ढेर सारे डिफरेंट फंडिंग एक्टिविटीज में। कहा जाता है कि किंग फहद एक बहुत बड़े सपोर्टर थे फलस्तीन के लिए और एक अपोनेंट फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल। 1990 के वक्त के दौरान इराकी फोर्सेस कुवैत को कब्जा किए थे और ये मूव ऑन हो रहे थे कुवैत सऊदी बॉर्डर की तरफ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट में फसाद शुरू भी होता है। एक तरीके से इराक की आर्मी पहली थी जिसने स्टेट ऑफ इजराइल को अटैक किया। इन द हिस्ट्री सद्दाम हुसैन वाज द फर्स्ट वन टू अटैक इजराइल। अब यहाँ पे क्या है, सद्दाम हुसैन कॉन्कर करते हुए कुवैत को तो ले लेता है और मूव ऑन होता है सऊदी कुवैत के बॉर्डर की तरफ। यहाँ पे एक फॉरेन एलाई यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किंग फहद डील कर लेते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए और बेसिस दे देते हैं, और यही चीज़ की वजह से इनके अंदर के लोग देश छोड़ना स्टार्ट करते हैं, अफगानिस्तान या वहाँ जाके बस जाते हैं। बहुत लंबी स्टोरी है। यही वजह से अमेरिका बेसिस बना लिया था किंगडम में और बहुत सारे दंगे भी शुरू हो गए थे लेटर ऑन। किंग फहद के रूल में बहुत ज्यादा रूमर्स थे कि रॉयल फैमिली बहुत ज्यादा लैविश स्पेंडिंग करती है, कंट्री का वेल्थ तो एकदम ऊंचाई पे चले गया था। इन्होंने एक बहुत बड़ा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से सऊदी ट्रेजरी को तकरीबन $90 बिलियन का कॉस्टिंग हुआ था, और इनका दौर अगस्त 2005 तक चला और इनका इंतकाल हो गया था 84 ईयर्स के एज में। और इनके बाद दूसरे किंग बने थे और उनका नाम था अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, और इनका दौर था 2005 से लेकर 2015 तक। 2005 में अब्दुल्ला ने अपने कंट्री के यंग मेन और यंग वुमेन के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स दिए, उन्हें दूसरी कंट्री के यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ने के लिए इजाजत दी। किंग अब्दुल्ला ने 37 बिलियन इन्वेस्ट किया था जॉबलेस लोगों के लिए फायदा पहुंचाने, एजुकेशन के लिए, हाउसिंग सब्सिडीज के लिए, और जिन लोगों का कर्जा था वो कर्जा माफ करने के लिए। और इन्होंने एक न्यू स्पोर्ट्स चैनल भी लॉन्च किया था। 2011 में इन्होंने अनाउंस किया था कि वुमेन्स राइट टू वोट 2015 के म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शंस के लिए। किंग अब्दुल्ला के बहुत सारे एफर्ट्स थे पूरे अरब कंट्रीज को एक साथ लिंक करने, रेलवे सिस्टम और इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड के थ्रू। किंग अब्दुल्ला ने उनके दौर में सबसे पावरफुल रिलीजियस लीडर को हटाया और एक मॉडरेट क्लेरिक को रखा। मतलब एक तरीके से जो इस्लामिक स्कॉलर या इस्लामिक पुलिसिंग के हेड थे उन्हें हटा के एक मॉडरेट बंदे को बिठाया वहाँ। वो भी इस्लामिक क्लेरिक थे बट उनके कुछ पॉलिसीज और रूल्स अलग थे। इसकी वजह से थोड़ी बहुत बगावत हुई कंट्री में। इनके दौर में औरतें भी वोट करने का राइट दिया गया म्युनिसिपल काउंसिल के लिए, जिसकी और एक नुकसानदेह नेगेटिव पॉइंट रहा इनके लिए। और एक इनके लिए नेगेटिव पॉइंट बहुत बड़ा ये भी रहा कि इन्होंने ओबामा के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया यूएसए प्रेसिडेंसी में। तो एक तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन बोलना, डिप्लोमेसी से चलना बोलना, या इनके खुद के रिफॉर्म्स को आगे रखना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था विद इन द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया। अब हम मूव होते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7th किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, जो कि है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। इनका दौर शुरू हुआ 2015 से और अभी तक कंटिन्यू होते आ रहा है। ये करंट किंग है सऊदी अरेबिया के। इनके दौर में सऊदी यमन सिविल वॉर शुरू हुआ था। सऊदी विजन 2030 एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जो कि रिड्यूस करेगा सऊदी अरेबिया का डिपेंडेंस ऑन ऑयल, और इसके लिए इनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। 2017 में सऊदी विमेन को ड्राइव करने का परमिशन दिया गया और इनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को डी फैक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया कंसिडर किया जाता है। जब किंग अब्दुल्ला की मौत हो गई थी तकरीबन 11 गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट्स को एबॉलिश किया गया और खाली 2 रिकंस्ट्रक्ट किए गए। और 2015 में रॉयल फैमिली में एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि ये वक्त में किंग सलमान अपने नेफ्यू को अपॉइंट करते हैं एज अ क्राउन प्रिंस जिनका नाम था मोहम्मद बिन नायफ, और ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे पावर ये उन्हें दे देते हैं। लेटर ऑन किंग सलमान मोहम्मद बिन नायफ को रिमूव करते हैं उनके पावर से, और यही सेम टाइटल उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान को एज द न्यू क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया का खिताब देते हैं। अब आप लोग देखे होंगे मोहम्मद नायफ और मोहम्मद बिन सलमान, ये लोग मतलब एकदम बहुत रूमर्स भी चल रहे थे कि लड़ाई हो रही, जंग हो रही, अंदर फायरिंग हो रही, और लेटर ऑन एक वीडियो आता है जिधर मोहम्मद बिन सलमान एकदम उनके घुटनों पे जाके नायफ के घुटने को ऐसा चूमते, फिर सर को भोसा लेते, बताते कि सब नॉर्मलाइज हो गया। आप लोग को तो याद होगा कि जैसा मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाया गया
बहुत बड़े बड़े प्रिंस जो कि फिल्थी रिच थे, उन लोग सबको एक अंदर रॉयल प्रिजन में डाला गया था, कुछ चंद टैक्सेस या कुछ पैसों के लफड़ों में। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, अभी तक आप देखेंगे कॉन्सर्ट्स हुए सऊदी अरेबिया में, बहुत सारे नए नए चीजें आए जैसे विमेन ड्राइविंग और पता नहीं और क्या क्या है, आप तो देखते होंगे डेली इंटरनेट पे। ये 2030 विजन को लोग ना एक तरीके से फितने वाला विजन बोलना शुरू कर दिया, मतलब अरे फितना कॉज होने वाला है, 2030 विजन बहुत मॉडर्नाइज है मगर बहुत आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे, तो बहुत लड़ाई चलते रहती नीचे। इसलिए जब हम द एंड ऑफ ऑटोमन एम्पायर बताएंगे तो हम बहुत मॉडरेट वे से बोलेंगे, नहीं तो आप लोग क्या है नीचे एक अलग कमेंट सेक्शन में जंग चल जाती, मतलब ऑटोमन एम्पायर वर्सेस द सऊदी डायनेस्टी बोल के, तो वो हम नहीं चाह रहे। ये एज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके आगे रखे हम लोग। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। द ड्यूरेशन ऑफ द 7 सऊदी किंग्स, इनके दौर में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस हुए, क्या चीजों में बैकलैश हुआ, कैसे असैसिनेशंस हुए और बहुत कुछ। कोई वीडियो पसंद आया तो क्या करना है मालूम है ना आपको। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक आपके लिए। दोस्तों का और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, हम लोग को दुआ में याद रखिए। वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो फिर आएंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ TBU नॉलेज एंड ट्रुथ पे। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।